Dear students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. So dear friends, आज का हमारा टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेस। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये बीम है हमारे पास, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जैसे हमने लोड लगाया, तो इस लोड लगाने की वजह से इस बीम के अंदर बेंडिंग पैदा होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि दिस बीम हैज बीन डिफ्लेक्टेड। इन द सेम वे अगर अगर हमारे पास जो बीम है, अगर वो कैंटिलीवर बीम है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर बीम के अंदर इस तरह से इसके अंदर बेंडिंग पैदा होती है। ये इसका फिक्स्ड एंड है और ये इसका फ्री एंड है। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो ये बीम जब इस पे लोड लगता है, तो इसके अंदर जो बेंडिंग की वजह से जो इसके अंदर जो ऊपर वाले जो फाइबर्स हैं उनमें कंप्रेशन आती है और जो नीचे वाले फाइबर्स हैं इनमें टेंशन आती है। इसी तरह से अगर मान लिया अगर हमारा बीम अगर कैंटिलीवर बीम है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ऊपर वाले जो फाइबर है इसमें टेंशन आएगी और जो नीचे वाले फाइबर में कंप्रेशन आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी बीम को उस पर जब लोड लगाया जाता है या उसके अंदर जब बेंडिंग पैदा होती है, तो उसके अंदर इस तरीके से उसमें कंप्रेशन और टेंशन पैदा होती है। लेकिन हमारा जो कंडीशन है वो है प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का मतलब ये है कि हम उस बीम को इस तरीके से उसके अंदर बेंडिंग या इस तरीके से उसके ऊपर लोड लगाएं कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस पैदा हो, एंड दैट इज अनअकम्पनीड बाय द शियर फोर्स। उसके अंदर कोई भी शियर फोर्स पैदा ना हो, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग फोर्स पैदा हो। तो वो जो कंडीशन कहलाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। तो इसके अंदर जो मेन कंडीशन ये बताई गई है कि इट इज अनअकम्पनीड बाय द शियर फोर्स। लेकिन इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, दिट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। प्रैक्टिकली इस तरह की कंडीशंस नहीं होती, लेकिन हम कई बार जब किसी चीज को भी डिराइव करना होता है, हमें कोई इक्वेशन बनानी होती है, तो उसके अंदर हम ये कई बार ये मान कर चलते हैं कि भी इस तरह की कंडीशन होगी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग ही आएगी एंड देयर विल बी नो शियर फोर्स। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर जैसे आपको दिखा सकते हैं कि जैसे मान लिया अगर हमारा बीम इस तरह से हो, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके अंदर से दोनों तरफ से इस तरह से अगर ओवरहैंग हो और ओवरहैंग के ऊपर अगर लोड लगा हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम है इट विल बी लाइक दिस। आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर ये शियर फोर्स है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर ये शियर फोर्स बनी हुई है। लेकिन इसके अंदर जो बीम है, ये पूरा का पूरा बीम का जो पोर्शन है, इसके अंदर देयर इज नो शियर फोर्स। तो आप जो इस तरह की कंडीशन हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर जो ये बीम है हमारा, इट इज अनएकम्पनीड बाय द शियर फोर्स। तो इस तरह की जो बेंडिंग है हमारी, इस तरह की बेंडिंग को हम मान सकते हैं कि दिस इज ए प्योर बेंडिंग। लेकिन जो हम आमतौर पर जो बीम्स जो यूज करते हैं उसके अंदर जो लोड लगता है, उसमें इस तरह की कंडीशंस पैदा नहीं होती हैं। उसके अंदर हमेशा ही देयर इज ऑलवेज ए शियर फोर्स accompanied विद द बेंडिंग। तो हमें जो ये कंडीशंस बनानी पड़ी, ये हमें इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि हम एक बेंडिंग इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें इसके अंदर अजम्पशंस ये मानते हैं हम कि इसके अंदर जो हमारी जो बेंडिंग आएगी उसके अंदर इट विल बी अनअकम्पनीड बाई एनी शियर फोर्स। तो जो हम एक बेंडिंग इक्वेशन है जो हमारी किसी भी कोई बीम है हमारे पास, अगर उसमें हम ये निकालना चाहते हैं कि उसमें कितनी बेंडिंग स्ट्रेस पैदा हुई या उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस उसमें रहती हैं, तो उसको इक्वेशंस को बनाने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस माननी पड़ती हैं। लेकिन वो जो एजम्पशंस होती हैं दे आर नॉट प्रैक्टिकली, अगर हम उसको देखते हैं तो प्रैक्टिकली वो फिजिबल या पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस या कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा ही ये मानना पड़ता है कि दीज आर द आइडियल कंडीशंस। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो मटेरियल ऑफ द बीम होगा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो मतलब ये जो बीम का मटेरियल है वो पूरा का पूरा मटेरियल जो बीम का होगा इट विल बी होमोजीनियस, बिल्कुल एक जैसा होगा। और उसके अंदर जो मटेरियल है हमारा इट विल बी आइसोट्रोपिक एज वेल एज होमोजीनियस। मतलब सारा का सारा मटेरियल पूरा बीम का एक होमोजीनियस है और वो आइसोट्रोपिक है। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो मटेरियल है हमारा उसमें कुछ कहीं पर
उसकी जो मटेरियल की कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन आइडियल कंडीशन हम ये मानते हैं कि मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। हमारी दूसरी कंडीशन ये कि द वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉडल ऑफ प्लास्टिसिटी इज सेम फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन। तो जो ई की वैल्यू होती है यंग्स मॉडल की वैल्यू, वो जो अगर उसमें बीम में अगर टेंशन भी आए या कंप्रेशन आए तो उसके अंदर ई की वैल्यू सेम रहेगी। तीसरा हमारी कंडीशन है कि द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम विच वर प्लेन बिफोर बेंडिंग शेल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो जब उस पर जो लोड लगेगा तो जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन होता है, हमारा ट्रांसफर सेक्शन जो होता है, वो बेंडिंग से पहले भी प्लेन था और बेंडिंग होने के बाद ही वो प्लेन ही रहेगा। दिस इज योर थर्ड अजम्पशन। फोर्थ अजम्पशन ये है कि द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स बेंड इनटू द सर्कुलर आर्क्स विद अ कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारा बीम जो है उसके जितने भी फिलामेंट्स हैं वो एक ही सर्कुलर आर्क के अंदर बेंड होते हैं। ये हमारी फोर्थ कंडीशन है। और जो हमारी पांचवी कंडीशन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब जो बीम का जो जब हम बेंड करते हैं तो बेंडिंग होने की वजह से जो उसका जो रेडियस जो कर्वेचर बनता है, मतलब जो कर्व जो बनती है, अगर उसका हम रेडियस निकालें तो वो जो रेडियस बनेगा उसका, अगर बीम को एक पार्ट ऑफ द आर्क मानते हुए अगर उसको अगर हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमेंशंस। जो बीम की जो डायमेंशंस है, उसकी जो ब्रेड्थ है या उसकी डेप्थ है या उसकी जो लेंथ है, उसके कंपैरिजन में जो रेडियस होता है उसका वो बहुत बड़ा होता है। और सबसे लास्ट कंडीशन हमारी ये है कि ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द लेयर अबव और बिलो इट। इट मीन जो हमारा जो बीम जो है वो इट ही कंसिस्ट ऑफ द वेरियस लेयर्स, और वो जो लेयर्स हैं दे आर फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। जबकि वो जो आपस में जो लेयर्स हैं दे आर ज्वाइंट टुगेदर, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी हम ये मान कर चलते हैं कि जो बीम के जो लेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और वो फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर मान लिया उस पर अगर टेंसाइल उसमें टेंशन आती है तो वो एक्सपेंड होने के लिए, और जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन आती है उसमें तो वो फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये कुछ कंडीशंस ये हम मानकर चलते हैं। इन कंडीशंस को मानकर ही हम किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली ये जो कंडीशंस हैं दे आर नॉट फिजिबल। लेकिन हमें जो है कोई कंडीशन या कोई इक्वेशन ड्राइव करनी होती है तो हम उसके अंदर इन सभी कंडीशंस को मानते हैं कि भाई ये सभी कंडीशन होगी तो ही हमारी इक्वेशन वैलिड रहेगी। तो हमें एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, बेंडिंग इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि भाई ये बीम है हमारे पास, तो इस बीम को जब हम इसके ऊपर, ये नॉर्मल बीम है, सिंपल स्ट्रेट पोर्शन में है, इसके ऊपर जब हम लोड लगाते हैं तो इट बेंड्स जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से हमारा जो बैंड बीम जो है एक तरह से इस तरह से बेंड हो जाता है। तो इसको ड्राइव को इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया, वी कंसीडर्ड ए स्मॉल पोर्शन। ये दो लाइंस के बीच में ए बी एंड सी डी हमने ये दो क्रॉस सेक्शन काट दिए, और इन दो क्रॉस सेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डी एक्स। इसके अंदर ये इसके बीच में दिखाई गई ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर ये मूवमेंट लगा हुआ है, इस मूवमेंट की वजह से इस बीम के अंदर एक बेंडिंग पैदा हुई है। ये मूवमेंट दिखा रखा है यहाँ पर आपको, ये मूवमेंट लगा इस बीम के ऊपर, या मतलब लोड लगा तो उसने क्या किया, इस बीम के अंदर बेंडिंग पैदा की। तो इनिशियली तो जो बीम था हमारा वो स्ट्रेट था, तो इसका सभी जो लेयर ए सी ई एफ जी एच ये सभी बराबर हैं, क्योंकि ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर दिखा रखा हमने एक लेयर कंसीडर की है, इट इज एट ए डेप्थ ऑफ वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इस न्यूट्रल एक्सिस से जो लेयर है हमारी है ये वाई डिस्टेंस पे है। तो जब ये बीम तो बेंड होगा तो जो न्यूट्रल एक्सिस है का मतलब एक ऐसी एक्सिस जिसके ऊपर की देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द लोड, तो इसकी जो लेंथ है वो वही रहेगी। जब बीम पे लोड लगेगा तो जो न्यूट्रल एक्सिस है ये बिल्कुल बीच में है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऊपर वाली जो लेयर है हमारी, इसके अंदर कंप्रेशन आएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जो नीचे वाली जो लेयर है पीडी या जीएच कह सकते हैं, जब इस पे लोड लगेगा तो इसमें एक्सपेंशन आ जाएगी, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और इसकी लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन जो न्यूट्रल एक्सिस होगा इसकी लेंथ वही रहेगी। तो जो ईएफ है या जो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर भी ईएफ दिखाया गया है, ये लेंथ बराबर है। लेकिन यहाँ पर एसी है और ये A1C1 है, तो A1C1 कम होगा, AC ज्यादा होगी। लेकिन जो नीचे वाली जो लेयर है, जैसे हमारी लेयर दिखाई GH,
ये जब इस पे लोड लगने के बाद ये एक्सपेंड हो गई तो इट्स लेंथ बिकम्स G1H1। तो जो हमारी AC है या A1C1 है, ये इनमें इनकी जो लेंथ है उनमें फर्क है। तो हमें ये निकालना है कि ये जो हमारी जो जब हम इसको डिराइव कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि जब लोड लगने की वजह से ये जो हमारी जो लेयर है G1H1 इसके अंदर एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि ये इसमें ये टेंसाइल टेंशन के अंदर है तो इसके अंदर एक्सपेंशन हो गया। तो जो इसके अंदर एक्सपेंशन कितना हुआ, चेंज इन लेंथ कितनी हुई, G1H1 माइनस GHE हमें निकालनी है। तो अगर हम ये मान के चलें कि भाई ये जो हमारा जो बीम का जो पार्ट है इट इज ए पार्ट ऑफ एन आर्क, तो अगर हम किसी भी अगर इसकी आर्क की लेंथ निकालते हैं तो इसकी लेंथ को हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम दिखा सकते हैं इसके अंदर भी आपको दिखाया गया है कि जैसे मान लिया हमें EF की लेंथ निकालनी है तो EF विल बी इक्वल टू रेडियस इनटू में एंगल सबटेंडेड, जितना ये एंगल सबटेंड करेगा और ये इसका जो रेडियस होगा दैट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये हमारे EF या यहाँ पर भी EF है तो इसकी जो लेंथ किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू R इंटू में थीटा, R इंटू थीटा इज इक्वल टू GH। तो GH तो यहाँ पर भी GH वही है और यहाँ पर EF वो भी, ये सभी बराबर हैं। तो EF या GH जो है हमारी लेंथ जो है इट इज इक्वल टू R थीटा। लेकिन ये जो नीचे हमारे पास अभी G1H1 है इसके अंदर ये एडिशनल ये पोर्शन और जुड़ गया, डिस्टेंस जुड़ गया, कितना जुड़ गया y। तो हमारी जो G1H1 होगी इट विल बी इक्वल टू R प्लस वाई इंटू थीटा, R प्लस वाई इंटू थीटा दिस इज इक्वल टू G1H1। तो अब हम आगे देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे पास G1 है, G1H1 इट इज इक्वल टू R प्लस वाई इंटू थीटा और ये हमारा जो GH है या DX है इट इज इक्वल टू R इंटू थीटा। तो जो इसके अंदर जो चेंज इन लेंथ हुई दैट इज इक्वल टू G1H1 माइनस GH। हमने G1H1 हमने निकाला है दैट इज इक्वल टू R प्लस वाई इंटू थीटा और ये जो GH है हमारा इट इज इक्वल टू DX इट इज इक्वल टू R थीटा। तो जो हमारी चेंज इन लेंथ हुई वो किसके बराबर हुई, वाई थीटा के बराबर चेंज इन लेंथ हो गई। तो हमें पता है जो स्ट्रेन जो होती है, जो हमने पहले पढ़ा है, स्ट्रेन किसके बराबर होती है, चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो हमारी जो चेंज इन डायमेंशन कितनी हुई वाई थीटा और जो ओरिजिनल डायमेंशन थी यहाँ से हमें पता है आर थीटा। तो थीटा से थीटा कट गया तो इट इज इक्वल टू वाई बाई आर। और इसके साथ साथ हमें पता है कि जो स्ट्रेन जो होती है या जो हमारे पास जो यंग्स मॉडल है उसका हमें पता है यंग्स मॉडल इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। हमें पता है जो यंग्स मॉडल्स होता है इट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो हमने स्ट्रेन को ऊपर ले लिया और यंग्स मॉडल्स को नीचे ले आए तो इट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडल्स। तो ई को हमने, ये भी ई है और ये भी ई है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस या सिग्मा बी बाई ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो हम इनको अगर इस तरीके से अगर रीअरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई वाई, इसको ये वाई को नीचे ले आए और ई को ऊपर ले आए, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो जो हमारे पास जो सिग्मा बी है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू में वाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हम कह सकते हैं जो बेंडिंग स्ट्रेस है इट इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू में वाई, इट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट अगर सॉल्व करते हैं तो दूसरा पार्ट का मतलब जैसे हमारे पास ये जैसे भी आपको दिखाया गया था, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर ये हमारी जो लेयर है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर हम ये निकालना चाहें इसका ये जो लेयर जो ये तो हमारी स्ट्रिप जो थी इसका एरिया हमने मान लिया डेल्टा ए, इसका एरिया हमने डेल्टा ए मान लिया। तो हमें निकालना चाहें भाई इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी हुई है, इसके ऊपर इस लेयर के ऊपर कितनी फोर्स है। तो फोर्स का हमें पता है, फोर्स किसके बराबर होती है, स्ट्रेस इनटू में एरिया। तो इस लेवल पे जो स्ट्रेस लगी हुई है दैट इज सिग्मा बी और उसका एरिया है डेल्टा ए। तो हमारे पास इतनी फोर्स आ गई इस एलिमेंट्री एरिया पे। तो अभी हमने इसके अंदर जो पीछे देखा था हमने सिग्मा बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, यहाँ से आप देख सकते हैं जो सिग्मा बी की वैल्यू थी हमारे पास, सिग्मा बी की वैल्यू थी ई अपॉन आर इंटू में वाई। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर सिग्मा बी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी ई अपॉन आर इंटू में वाई। तो दिस गिव्स द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट्री एरिया, इस एलिमेंट्री एरिया के ऊपर इतना फोर्स लगा हुआ है। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि भाई जो ये इस एलिमेंट्री एरिया के ऊपर जो फोर्स लगा है तो इसका
मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये जो कितना रेसिस्टेंस देगी, ये इस एलिमेंट एरिया के ऊपर कितना रेसिस्टेंस है, ये कितना रेसिस्टेंस हमें दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसका मोमेंट लेने के लिए इसके ऊपर जो फोर्स लगी हुई है उसको इसके डिस्टेंस से हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स गुणा में डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास इसके ऊपर ये फोर्स था, ये हमने अभी निकाला था, ई अपॉन आर वाई इंटू में डेल्टा ए। तो हमने इसको किससे गुणा कर दिया, इस डिस्टेंस से गुणा कर दिया, तो हमारे पास मोमेंट आ गया, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस एलिमेंट्री एरिया। तो ये एलिमेंट्री एरिया हमें इतना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस देगा। तो अगर हमें पूरे अगर एरिया का अगर अगर रेसिस्टेंस निकालना हो कि पूरा जो एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना रेसिस्टेंस देगा अगेंस्ट द फोर्स, उसमें जो मोमेंट लगाया था हमने, एम लगाया था, उसके अगेंस्ट ये कितना रेसिस्टेंस हमें दे रहा है, हमें कितना रेसिस्टेंस मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट्री के ऊपर जो फोर्स, जो मूवमेंट जिसने एलिमेंट्री एरिया ने दिया, इसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करके हम इसका टोटल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ई अपॉन आर, ये वाई से वाई गुणा वाई स्क्वायर हो गया, ई अपॉन आर इंटू में वाई स्क्वायर इंटू में डेल्टा ए। यू आर को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, हमारे पास अंदर क्या बच गया, वाई स्क्वायर इंटू में डेल्टा ए। तो अभी हमें पता है कि जो वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए क्या होता है, इट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। हमने क्या किया, ये जो एरिया है इसका इसके अबाउट मोमेंट लिया, डेल्टा ए इंटू वाई, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हो गया, और उसका फिर से अगर हमने दोबारा मोमेंट ले लिया तो इट बिकम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसकी जगह पर वाई स्क्वायर इंटू में डेल्टा ए की जगह पर ये पूरे एरिया का जो इसका मूवमेंट हो गया, तो इसको हमने रिप्रेजेंट, इसको हमने कह दिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो हमारे पास क्या रह गया अब, ये m इज इक्वल टू ई अपॉन आर अपॉन इंटू में आई। तो इस आई को हम नीचे ले आए तो हमारे पास क्या बन गया, m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो अभी हमने पिछले इक्वेशन में देखा था कि ई अपॉन आर जो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा बी अपॉन वाई। तो हम तीनों को इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को हम बेंडिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो बेंडिंग इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से हम बहुत सारी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इसके अंदर अगर इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, या इसके ऊपर इतना बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है तो इसके अंदर कितनी स्ट्रेस पैदा होगी, इस तरीके से हम इस इक्वेशन की मदद से बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर दिखाया गया है कि जो m है हमारा, इट इज अ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द सेक्शन और बेंडिंग मोमेंट, या तो इसका मतलब ये जो हमारा m है तो इसकी जो यूनिट होती है, जो बेंडिंग मोमेंट आपको पता ही है मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन mm। ये हमारा इसका जो बेंडिंग, जो हमारे पास ये मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है। अब इसके बाद आई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेक्शन का, तो इसकी यूनिट हमें पता है mm की 4। बेंडिंग स्ट्रेस, ये हमें पता है इट इज एट डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो बेंडिंग स्ट्रेस की जो यूनिट होती है हमें पता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है। ये y जो है इट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट होती है mm। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपको पीछे दिखाया गया था, r जो है वो कितना उसका रेडियस बनता है, जैसे इसमें दिखाया है, ये इक्वेशन है, ये हमारी r, ये इसका रेडियस है, तो ये भी जो डिस्टेंस होगा तो इसकी भी यूनिट है mm या मीटर, जो भी किसी में भी ले सकते हैं। और इसके बाद ई जो है इट इज यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, जो मटेरियल है उसका यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इसकी यूनिट भी वही स्ट्रेस वाले यूनिट होते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे आपको दिखाया गया है, ये हमारे पास ये न्यूट्रल एक्सिस दिखाई है, बीम का सेक्शन दिखाया है, ये बीच में ये न्यूट्रल एक्सिस है, और ये जो हमारे पास हमने एक फाइबर कंसिडर किया था, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ y। तो इसके ऊपर जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें बेंडिंग आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट विल द मैक्सिमम बेंडिंग या बेंडिंग स्ट्रेस विल बी एट द टॉप एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस विल बी एट द बॉटम। तो इसको हम सिग्मा टी से डिनोट करते हैं और बेंडिंग को सिग्मा बी से डिनोट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी जो इट इज द बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, जो डायग्राम दिखाया गया है, दिस इज ए बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन के जो न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर स्ट्रेस 0 है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्ट्रेस बढ़ती जा रही है कंप्रेसिव, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारी जो है
बेंडिंग इक्वेशन है। तो इस बेंडिंग इक्वेशन के बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो बीम जिस पर अपने लोड लगाया है वो कितना उस लोड के अगेंस्ट जो उसका जो रेसिस्टेंस है, जो फोर्स है, उस फोर्स को अगर उसका मोमेंट ले लें अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, तो दैट मोमेंट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो बेसिकली जो उसमें जो फोर्स जो उसके अंदर किसी भी, जैसे हमें पता है कि जब किसी भी बीम पे या कोई भी मेंबर स्ट्रक्चर पे जब हम लोड लगाते हैं तो वो स्ट्रक्चर उसको रेजिस्ट करता है। तो उसका जो रेसिस्टेंस जो होता है, उसके रेसिस्टेंस या उसके स्ट्रेस को अगर हम उसकी रेसिस्टेंस को अगर हम उसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ले लें, तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो उसका जो बेंडिंग जो उस पे जो बीम पे जो लोड लगा हुआ है, जो बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है, अगर बीम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो इस मतलब ये है कि जो मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो उसकी बेंडिंग मूवमेंट के बराबर है। अगर हमारा बीम का अगर उस पर जो बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है, अगर बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा हो और बीम का या सेक्शन का अगर मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कम होगा, तो वो सेक्शन हमारा फेल हो जाएगा। और अगर उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उस पर जो बेंडिंग मूवमेंट अगर कम लगा होगा, तो उसका मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर दैट विल बी सेफ। तो हम किसी भी स्ट्रक्चर का ये कैलकुलेट करते हैं कि इसका मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना है, ताकि उसके ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट लगे उससे वो कम लगे। उससे हम ताकि डिजाइन करें, इस हिसाब से डिजाइन करें कि उसके ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट आए वो उसके रेसिस्टेंस से कम आए। तो इस वजह से हम किसी भी बीम का मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस। जो सेक्शन मॉडुलस होता है किसी भी सेक्शन का, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन about the neutral axis to the distance from the outermost layer from the neutral axis is known as section modulus। और इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, बेंडिंग इक्वेशन में निकाली थी, तो बेंडिंग इक्वेशन हमारी थी m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो हम इसके अंदर m को अगर एक तरफ रख देते हैं, तो m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में आई बाई वाई। आपको पता है जो आई बाई वाई होता है इट इज सेक्शन मॉडुलस। तो हम किसी भी किसी भी सेक्शन का अगर हमें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट अगर हमें निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू आई बाई वाई की जगह हम जेड रख सकते हैं। एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड। तो सिग्मा बी भी लिख सकते हैं या सिग्मा टी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे सिग्मा बी इंटू में जेड, दैट गिव्स यू द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। हमें अगर किसी बीम का अगर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, तो उसके अंदर जो परमिसिबल या जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेक्शन मॉडुलस। तो किसी भी बीम का जो सेक्शन मॉडुलस है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग इट्स मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। किसी भी बीम का जितना ज्यादा से ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा, उतना ही ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा। दोस्तों, आज हमने बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग इक्वेशन के बारे में बात की। तो ये आपको पता लग गया अभी बेंडिंग इक्वेशन हमारी एम अपॉन आई इक्वल सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका कि हम आगे बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो आगे जैसे अभी हम पढ़ते हैं आरसीसी, स्टील डिजाइन वगैरह, तो उनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। इस बेंडिंग इक्वेशन की हमें बहुत जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ताकि हम आगे भी जो फर्दर स्टडी करें तो हम इसको अच्छे से यूज कर सकें। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो आपको जो दिखाई गई है आपको समझ में आई होगी। तो आई होप कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, ताकि हम उसके लिए और ज़्यादा मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू दोस्तों।